नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। 3 मेहमान प्रोग्राम में आ चुके हैं। समीर चौगामकर साहब, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में आने ही वाले हैं बस। लेकिन आज उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद जो वैकेंसी आई, उसमें किन किन नामों की चर्चा चल रही है, इसकी बात हम करेंगे। और एक नाम कल से आज तक बहुत तेजी के साथ ऊपर आया है, उसकी बात भी होगी। बिहार में तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि हम चुनाव को बॉयकॉट करने पर भी विचार करेंगे, और ये बात उन्होंने कल कही, आज दोहराई, और काम सहयोगियों से इस पर चर्चा करेंगे। तो ये यूं ही एक माहौल बनाने वाली बात है, या फिर वाकई इस बारे में वो आगे बात कर सकते हैं? क्या महागठबंधन के विपक्ष के साथियों में ऐसी चर्चा हो रही है, इसकी बात भी आपसे करेंगे। उपराष्ट्रपति की दौड़ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बीजेपी के नेता का नाम क्यों दिया? खबर अजीब सी है लेकिन सही है। उन्होंने बीजेपी के एक नेता का नाम सुझाया है, इसकी बात भी होगी। लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी तो शुरू कर दी। इस पर कल उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक व्यक्ति की मुलाकात हुई, और इनका नाम बड़ी तेजी से चल रहा है चर्चा में, और यह है जेडीयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर जी का नाम इसके बाद बड़ी तेजी से उपराष्ट्रपति के एक प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आने लगा। अब रामनाथ ठाकुर कौन है आपको बता देते हैं, और उनके नाम की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। बिहार से आते हैं रामनाथ ठाकुर, जेडीयू से हैं, केंद्र में मंत्री हैं, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, और 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव बिहार में है। तो ये तो एक सीधा कनेक्शन हुआ कि क्या कोई बिहार का नेता जो है वो इस वक्त उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन ठीक रहेगा बीजेपी के लिहाज से। रामनाथ ठाकुर की अगर पृष्ठभूमि देखें तो बहुत बड़ी लेगेसी उनके साथ है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। 2005 से 2010 तक ये वहां मंत्री भी रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का प्रणेता समझा जाता है। अति पिछड़ा समाज से आते हैं रामनाथ ठाकुर। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी है 36%। तो आप समझ सकते हैं कि अगर केवल इलेक्टोरल मैथ्स की नजर से भी देखें, और बिहार में जाति तो है ही, तो फिर हर लिहाज से ये नाम बड़ा मुफीद लगता है। लोकसभा चुनाव से पहले रामनाथ ठाकुर के पिता कर्पूरी ठाकुर को बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने भारत रत्न भी दिया था। अब इसीलिए माना जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर को उपराष्ट्रपति बनाकर एनडीए बिहार में अति पिछड़ा वोटों को साध सकती है, अगर वो ऐसा करना चाहे। क्या उपराष्ट्रपति के पद का इससे पहले ऐसा इस्तेमाल हुआ है? तो जवाब है हाँ। अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया, जगदीप धनखड़ जी, 2022 में इनको बनाया गया था उपराष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था, जाटों की नाराजगी की चर्चा उस वक्त भी थी, और जाट समाज से आने वाले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जो उड़ीसा के चुनाव में एक करिश्माई कामयाबी बीजेपी को मिली, उसमें इस बात का भी क्या योगदान था, या ये प्रतीकों की राजनीति, ये मैसेजिंग, ये काम नहीं करती। और रामनाथ ठाकुर का नाम अगर चर्चा में आ रहा है तो इसमें कितना दम है, इसकी चर्चा हम लोग अपना, विजय जी भी आगे, स्वागत सर, इसकी चर्चा शुरू करें। मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि जाति की बात हुई है, तो अति पिछड़ा 36% है, पिछड़ा 27% है, दलित 19% है। यही आप जोड़ दें तो ये 70% के पार जो है डेटा चला जाता है। तो क्या रामनाथ ठाकुर वाकई वो उम्मीदवार हो सकते हैं? इसमें पेच एक ही है, रामनाथ ठाकुर बीजेपी के नहीं, जेडीयू के हैं, और जो इस वक्त उपसभापति हैं राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, वो भी जेडीयू के हैं। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नाम तो आपने भी देखा होगा, नड्डा जी से मुलाकात के बाद बड़ी तेजी से उछला है नाम ये। हाँ, कल रात में मुलाकात हुई तो सीधे मान लिया गया कि वो चिट्ठी देने नड्डा जी गए होंगे। लेकिन कहा जाता है ना, किसी चीज़ का सबक होता है, और बहुत स्पष्ट तौर पर अगर सबक के तौर पर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, नॉमिनेटेड पोस्ट है, तो 2 ही तरह के लोग रखने चाहिए आमतौर पर किसी भी पार्टी के लिए, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी के लिए, कि या तो आपका अपना वैचारिक कैडर कार्यकर्ता है, या किसी क्षेत्र की ऐसी हस्ती है कि उसको आप वहां रखें तो उसका कुछ लाभ मिले। प्रतीकों की राजनीति कितनी चलती है उसको अभी कम से कम हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। उन प्रतीकों से कोई लाभ हुआ हो ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। इसके अलावा कोई और योगदान हो तो मतलब मुझे तो नहीं खोजने में पता चला। नीतीश जी भी इसीलिए उनको साथ रखे रहे कि भाई रामनाथ कर्पूरी जी के पुत्र हैं। लेकिन क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद भी रामनाथ जी को ये जरूरत है? मूल प्रश्न पर आइए ना।
अगर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न बनाने के बावजूद बिहार और पूरा देश उस लिहाज से जो आप अभी समीकरण बता रहे हैं या जो समीकरण चलता है कि इतने प्रतिशत ये इतने प्रतिशत ये, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति से एकदम उलट जा रही है क्या? मतलब क्या ये समझने की जरूरत है कि जहां हम पहुंच गए हैं वहां बीजेपी जिस चीज के लिए जानी जाती थी क्या उससे एकदम कुछ यूटर्न जैसा हो रहा है क्या? और कई बार आपको लगता नहीं, आप कहते हैं चलो एक ये समझौता हुआ, हम आगे तो सुधार ही लेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि ये समझौतों की तो बड़ी लंबी फेहरिस्त हो गई है, हमारा मूल वाला तो इतना ही बचा है, तो कहीं उस तरफ न चले जाए। द्रौपदी मुर्मू जी का, एक आदिवासी महिला का, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के संघ संस्कार से आई हुई, उनकी बात अलग है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अच्छा ठीक है आज हमारा मन कर गया इस जाति का, इस समाज का बना देंगे और सब उस पर टूट के चले आएंगे, मुझे तो आज तक ध्यान में नहीं आ रहा, हाल के दिनों में तो बिल्कुल नहीं आ रहा, तो मैं तो नहीं, मतलब करने को कुछ भी कर सकते। इस सोच से बीजेपी ऑपरेट करती है या आजकल कर रही है? हाल के दिनों में कर रही है। अच्छा, हाल एक बात और समझिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मूल में विचार होता है। बाहर से भी आया व्यक्ति, संघ में गुरुजी गोलवलकर कहा करते थे कोई भी वो कल का स्वयंसेवक है या आज का स्वयंसेवक है, इतना ही फर्क है, तो आ सकता है। लेकिन क्या आप मैं जब कह रहा हूं नॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जहां आपको चुनाव नहीं लड़ना है, जहां आपको पता है कि लड़ना भी है तो हमारे पक्ष में सब कुछ है, वहां आप ऐसे व्यक्ति बैठाएंगे। और इसको जरा थोड़ा सा अलग करके देखिए, क्या सत्यपाल मलिक या जगदीप धनखड़ जी की जगह कोई ऐसा व्यक्ति होता तो ये स्थिति आती? कभी नहीं आती। असहज स्थिति तो कभी नहीं आती, ये तय है। तो पार्टी के लिहाज से कहें तो ये सोचना चाहिए। तो सबक ये है कि होगा तो अपना होगा, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि अच्छा। कल रात में तो नड्डा जी मिल आए। अब ये मीटिंग क्यों हुई थी इसको लेकर के कुछ, क्योंकि कोई पक्की खबर तो नहीं आई, लेकिन एक रीजन और बताया जा रहा है, उसके बारे में मैं आता हूं। लेकिन बिहार में चुनाव है, चुनाव से जिस राज्य में चुनाव होता है उसको कुछ तरजीह तो देती ही है सरकार। अब वो बजट में भी आपने देखा, पिछले साल भी इस साल भी बिहार को काफ़ी कुछ मिला है। प्रधानमंत्री के डेढ़ एक महीने के बीच में 3 दौरे उनके हो चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर से पहले, उसके बाद भी वो बिहार ही गए, वहीं से वादा करके आए थे, जाकर के कहा मैंने अपना वादा निभाया। अगर आप केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट देखें, गिरिराज सिंह बीजेपी से आते हैं, ये भूमिहार समाज से हैं। नित्यानंद राय जी आते हैं, ये यादव हैं। बीजेपी के एक रामभूषण चौधरी हैं, ये मल्लाह कम्युनिटी से आते हैं। अब अगर सहयोगियों की बात कर लें तो चिराग पासवान, ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं। जीतनराम मांझी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं, दलित मुशायर हैं जी। अरे एक खबर इस बीच आ रही है, पटना में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है और कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई है। ये देखिए जरा तस्वीर आप। अभी बिहार में तो जो मुद्दा सबसे गर्म है वो इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट रिवीजन की कार्रवाई को लेकर ही है, और ये यूथ कांग्रेस जो है वहां प्रदर्शन कर रही है। अच्छी खींचतान चल रही है, पुलिस के साथ बैरिकेड लगा रखे हैं, पुलिस ने उनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं ये कार्यकर्ता, बैरिकेड फांदने की कोशिश हो रही है। कल आपने ऐसे ही देखा था, प्रशांत किशोर की वो खुद और उनकी पार्टी के नेता उतरे हुए थे सड़क पर। तो पटना इस वक्त जोर आजमाइश का बड़ा केंद्र बना हुआ है। विधानसभा के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, काले कपड़े पहनकर पहुंच रहे हैं विपक्ष के सांसद, और तेजस्वी यादव ने तो कल यही कह दिया कि हम चुनाव बॉयकॉट करने पर विचार करेंगे। तो ये तस्वीरें फिलहाल पटना से आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की। ये वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो रहा है। और अब ये SIR का जो नया डेटा आया है, इससे अब ये तो लग रहा है कि काफ़ी लोगों के नाम जो हैं वो इस नए ड्राफ्ट में जो 1 तारीख को आएगा उसमें नहीं होंगे। जैसे अब तक 98% फॉर्म वापस आ चुके हैं भर के, और लेकिन जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई, जिनका नाम पिछली वोटर लिस्ट में था, वो 20 लाख हैं। स्थायी रूप से जो लोग दूसरी जगह चले गए हैं वो 28 लाख हैं, और ऐसे ही कुछ नाम, कुछ 2-3 लाख जो उनकी 2 जगहों पर जिनका है, तो 50-52 लाख लोगों के नाम कटने जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 51,60,000 का नाम 7%। हाँ, 51,60,000 नाम चुनाव आयोग ने जारी करे हैं। नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां ये प्रदर्शन चल रहा है वहीं से।
ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र इकाई से हैं और जिस तरीके से बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार अपना पैर जमा चुका है, आप देख रहे हैं कि किसी भी कुलपति के नियुक्ति के लिए 2 करोड़ 5 करोड़ तक का बोली लग रहा है और जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हो रही है और जिस तरीके से परीक्षा माफियाओं का बोलबाला बढ़ते जा रहा है और दूसरे राज्य के छात्र के बिहार के छात्रों का हकमारी कर रहे हैं। जाना चाह रहे थे हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस हम लोग की आवाज को दबाना चाहती है और हम लोग को यहाँ रोक रही है। विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम यूथ कांग्रेस की तरफ से, और यहाँ पर जब पुलिस के साथ काफी देर तक झड़प हुई है तो अब सड़क पर बैठ गए हैं। सड़क पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ गए हैं। विधानसभा तक जाना चाहते थे, चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। लाठियां चलती हैं। इस सरकार को जाना तय है, ये मैं आपको बता रहा हूं आपके माध्यम से। पूरे बिहार की जनता परेशान है, उस परेशानी से निजात चाहिए उसको, और हम लोग उस प्रोटेस्ट करते हैं जो हमारा लोकतांत्रिक मुद्दा जो विरोध का है वो क्या है? छात्रों से जुड़ा है। भाई छात्र अच्छी शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन के खिलाफ वो हैं, रोजगार पलायन के खिलाफ ये जो, और लॉलेसनेस की सिचुएशन में आप देखिएगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो सत्र है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो हालात हैं वो सब बर्बाद हो गए हैं। अभी वाटर कैनन चला है। अरे तो सरकार कुछ भी कर सकती है, उसके पास ताकत है। ये तो अंग्रेजों से ज्यादा सरकार जो सो हो चुकी है, अतताई सरकार हो चुकी है, उसके खिलाफ हमारे पास क्या है सिवाय प्रोटेस्ट के? लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम आगे विधानसभा तक जाना चाह रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर। हाँ बिल्कुल, विधानसभा के अंदर भी सरकार ने हमको SIR के ऊपर ठीक से जवाब नहीं दिया। आज नौजवानों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, तो इस सरकार का जाना तय है। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यूथ कांग्रेस से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है, उनसे जुड़े जो छात्र हैं, उनका प्रदर्शन चल रहा है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, ये मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो पटना में रोज किसी न किसी बात को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। विधानसभा के अंदर भी, सड़कों पर भी, और पुलिस को यहां कुछ बल प्रयोग करना पड़ा। ये विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। किसी तरह वो विधानसभा तक पहुंच जाए, और देखिए कई छात्र जो है यहाँ भागते हुए आगे की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन पुलिस जो है, अब यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां भी आगे बढ़ गई हैं। जो छात्र आगे बढ़ना चाह रहे हैं दौड़कर आगे बढ़ गए, जब तक पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उनको रोकने की कोशिश की। ऐसे में कुछ छात्र जो है वो यहाँ से आगे निकल चुके हैं। अब उन छात्रों की गिरफ्तारी की जा रही है। ये देखिए, उन छात्रों की अब गिरफ्तारी की जा रही है। ये पुलिस हम लोग को लाठी चलाकर मार खिलाती है और डराने का प्रयास करती है, लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है, ये आवाज रुकने वाली नहीं है। इस बात ये आप हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, तो ये छात्र युवा आपको इस 2025 की विधानसभा चुनाव में आपको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। जिस जगह पर प्रदर्शन चल रहा था वहां पर अब पुलिस ने उनको रोक दिया है वाटर कैनन के जरिए, बैरिकेडिंग के जरिए। लेकिन जिस तरह के हालात थे, काफी देर तक यहाँ झड़प होती रही। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक झड़प होती रही है। और यहाँ पर अब देखिए सड़क पर कार्यकर्ता बैठ गए हैं, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार देने में विफल है और हम लोग जब अपनी रोजगार मांगते हैं, ये नीतीश की तानाशाही दिख रही है। कैसे छात्र रोजगार मांगे, रुकने वाले नहीं है। आपके पुलिसिया व्यवस्था को डरने वाले नहीं है और हम आपको साथ तो छात्रों का प्रदर्शन यहाँ पर राजा पुल के पास, यहाँ पुलिस ने रोक दिया है। कांग्रेस दफ्तर से ये शुरुआत हुई थी। कांग्रेस दफ्तर से
कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर आप देखिए उजली टी शर्ट में जो यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग कहाँ तक जाना चाह रहे थे? देखिए, हम लोग विधानसभा घेराव करना चाह रहे थे मात्र 2 चीज के लिए। एक बिहार में शिक्षा, एक पलायन। पलायन जो बाहर में गरीब घर का लड़का बाहर कमाता है 15,000 रुपया में, कैसे अपना घर चलाएगा? कैसे अपना घर चलाएगा? बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कितना घोटाला है, इतना घोटाला है मत पूछिए। यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग की क्या हालत हो गई है। जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी वो गिरा दी गई है, क्योंकि इस पर छात्र जो है खड़े हो गए थे और बैरिकेडिंग गिरने के बाद छात्र दूसरी तरफ आना चाह रहे थे और यहाँ से आगे विधानसभा की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले से तैयारी कर रखी थी। यहाँ पर घेराबंदी कर रखी गई थी। बैरिकेडिंग के ऊपर से छात्र आना चाह रहे थे और यहाँ पर अब देखिए पुलिस के साथ अभी भी धक्का मुक्की जारी है। छात्र आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ से आगे नहीं जाने देना चाह रही है। कुछ छात्र भागने में कामयाब हुए आगे की तरफ। वाटर कैनन का इस्तेमाल करके अब छात्रों को रोका गया। यहाँ देखिए जो छात्र को पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार करना चाह रही है, अपने कब्जे में लेना चाह रही है, लेकिन छात्र जमीन पर बैठ जा रहे हैं, सड़क पर बैठ जा रहे हैं। बीच सड़क पर छात्र यहाँ बैठे हुए हैं और इन छात्रों को पुलिस हर हाल में यहाँ से हटाना चाह रही है। विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। कल प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और आज यूथ कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। बीच सड़क पर छात्र यहाँ बैठ गए हैं। अब पुलिस ये कोशिश कर रही कि किसी भी तरह से इनको यहाँ हटाया जाए, चूंकि यहाँ पर ट्रैफिक जैम की स्थिति हो गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यूथ कांग्रेस के ये नेता यहीं पर बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। अच्छा, हम यहाँ यही बात कर रहे थे कि कांग्रेस कुछ प्रयास करती तो दिख रही है। विनोद जी भी ये कह रहे थे। अच्छा, इससे पहले कन्हैया कुमार की पदयात्रा भी हुई थी। अब पप्पू यादव को आप मानिए ना माने, कांग्रेस का मतलब वो तो मानते हैं अपने आप को, वो भी कुछ कुछ करते रहते हैं। उनका बड़ा दिलचस्प है, वो दोहरी सदस्यता है उनकी है कांग्रेस में और सांसद निर्दलीय है। क्योंकि उन्होंने पूछा था पप्पू यादव से भी एक इंटरव्यू में। इस सब का लब्बलोबाब निचोड़ क्या कुछ सीट वीट अच्छी मिल पाएगी कांग्रेस को इस बार, आपको लगता है? देखिए, अब नंबर कितने आएंगे, लेकिन परीक्षा से पहले मेहनत तो करनी चाहिए ना। अब नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसा तो प्रश्न पत्र आप कैसा देंगे, कैसे कैंडिडेट उतारेंगे, कौन सी सीटें आपको मिलेंगी एलायंस में। मैं तो मतलब कि लड़ने को कितनी मिलेंगी उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, लड़ने को कितनी मिलेंगी, फिर उसमें कैंडिडेट कैसा देंगे, तब सीटों का मसला होगा। लेकिन ये है कि चलिए, अच्छी बात यह है कि बिहार में कांग्रेस जैसी स्थिति है, कमजोर स्थिति, उस हिसाब से प्रदर्शन एक अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। जिस तरह से आक्रामक उग्र और तरीके से छात्र वहाँ युवा कांग्रेस लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी का फोकस लोकसभा चुनाव के बाद से ही है। बिहार को लेकर के उन्होंने कम से कम 3-4 तो संविधान सम्मेलन अपने कर लिए वहाँ पर। बिल्कुल, ईबीसी पर उनका बहुत फोकस है और दलित पे बहुत फोकस है। दलित को अध्यक्ष बना दिया प्रदेश का, और उस बिरादरी से बनाया जो जगजीवन राम जी जिस बिरादरी जिस समुदाय से आते थे, मीरा कुमार जी समुदाय से आते हैं, वो लीडरलेस है एक तरह से। उसको ज़्यादातर वोटर बीएसपी के साथ था, लेकिन अब बीएसपी की स्थिति जो है तो कांग्रेस एक संभावना वहाँ देख रही है। और नीतीश जी की जो स्थिति है उसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों संभावना देख रहे हैं ईबीसी वोट में सेंधमारी की, तो वो है। तो ये इस तरह के प्रदर्शनों से एक यूथ ट्रैक्शन जिस तरह प्रशांत किशोर का कल हम लोगों ने देखा कि बहुत आक्रामक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, आज हम ये देख रहे हैं। तो सबका फोकस यूथ है, यूथ और रोजगार। ये वो यूथ है जो जंगल राज से बात पैदा हुआ है। आइए बताइए, उपराष्ट्रपति के पद पर भी तो एक रोजगार की वैकेंसी आ गई है ना, वो कैसे पूरी होगी? अच्छा, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे थे, रामनाथ ठाकुर जी की बात हो रही थी, कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे केंद्र में मंत्री हैं वो। तो इस वक्त बिहार से 8 मंत्री हैं केंद्र के अंदर। मैंने आपको बताया उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह, वो भी जेडीयू से ही हैं और बिहार से ही हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो भाई बिहार को लेकर के दिल्ली में काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया है। रामनाथ ठाकुर जी के अलावा और भी कई नाम चल रहे हैं, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले एक कमेंट आपका उनके नाम पर। नहीं, सरकार अगर कुछ भी फैसला कर ले तो उसमें कोई बात नहीं है। बाकी रामनाथ ठाकुर जी को कोई कारण मुझे नहीं लगता कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाए।
इसलिए बन सकते हैं, मतलब राजनीतिक कारणों की बात कर रहा हूँ, कोई उनकी योग्यता पर नहीं कर रहा लेकिन हूँ इसलिए संभावना ज्यादा है कि कोई कारण न लगे क्योंकि एक तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया गया, अब उससे उनको क्या कॉम्पनसेट करना है उपराष्ट्रपति बनाकर। दूसरी बात, क्या उनके कहने पर उनका कोई ऐसा वो है कि जिससे बड़ा वोट मिल जाएगा। ईवी जिस उस समुदाय से आते हैं उसके लिए नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी कर ही रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी वहां पर हैं, कर्पूरी ठाकुर को अब हाथी के पांव में कितने पांव और डालेंगे आप। और फिर हरिवंश जी वहां बैठे हुए गुलदस्ता भी दे आए राष्ट्रपति जी को, है ना। और आप उनको बार बार जेडीयू का क्यों कहते हैं? जेडीयू तो उन्होंने तब छोड़ दिया जब नीतीश कुमार जी वापस चले गए थे बीजेपी से, तब भी वो प्रधानमंत्री जी के साथ थे। तो नाम के आगे तो जेडीयू लगा उनकी नहीं, उनकी योग्यताओं पर आप सवाल मत खड़ा कीजिए। अच्छा, और निष्ठा पर। अच्छा, मुझे एक जगह करेक्ट किया अभी सर ने, वो सीख भी है, जैसे मैंने कहा थी धनखड़ साहब को यूपी चुनाव के वक्त जो है बनाया गया उपराष्ट्रपति जाट वोट के लिए। हाँ, लेकिन यूपी चुनाव जो कि मार्च में हो गए थे, उसके बाद बने थे। हाँ 22 में, और जुलाई में ये बने, अगस्त में बने थे। अगस्त में, हाँ जुलाई में चुनाव हुआ था, अगस्त में बने थे। तो इसके बाद शायद राजस्थान वगैरह में चुनाव रहा, राजस्थान में चुनाव थे और गुजरात के चुनाव थे। हालांकि गुजरात के चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन राजस्थान के चुनाव थे 2023 में, वो महत्वपूर्ण था। और सबसे बड़ी बात यह थी, जो सतपाल मलिक ने जिस तरह से विरोधी और विद्रोही सुर अपना लिए थे, ऐसे में उस किसान राजनीति में एक बैलेंस करना था धनखड़ साहब को। एक बात मैं रामनाथ ठाकुर बारे में बोल दूं, रामनाथ ठाकुर को उपराष्ट्रपति बनाना वैसा ही होगा जैसे यूपीए सरकार ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी दिया और राज्यसभा भी दे दी। तो ऐसे ही कर्पूरी ठाकुर को आप भारत रत्न भी दे रहे हैं, उनके बेटे को राज्यसभा उपराष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है। तो फिर वंशवाद के खिलाफ जो आपकी राजनीति का नारा है उसका क्या होगा? दूसरा, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा कि रामनाथ ठाकुर की योग्यता सिर्फ यही है कर्पूरी जी के बेटे हैं वो, बाकी उनका बिहार के आंदोलन में राजनीति में कोई बहुत बड़ा उस तरह का योगदान कभी रहा नहीं। नाम भी उनका लोगों तब जाना जब वो सांसद बन के यहाँ पाए, यहाँ पे। तो चलिए मैं कुछ और नाम दे देता हूँ आपको, कुछ एक और नामों की भी चर्चा हो रही, अखबारों में छपे हुए नाम है। थावरचंद गहलोत जी का नाम मैंने पढ़ा कि कर्नाटक के राज्यपाल ने, फिलहाल दलित हैं, कई बार मध्य प्रदेश से आते हैं, राज्यसभा सांसद कई बार वो रह चुके हैं। दूसरा ओम माथुर जी का भी नाम मैंने सुना, सिक्किम के राज्यपाल, वो सिक्किम के राज्यपाल इस वक्त हैं। आरिफ मोहम्मद खान, इनकी बात हम लोग पहले कर ही चुके हैं। हरिवंश नारायण सिंह जी तो उप सभापति हैं। जी समीर जी। देखिए, रामनाथ ठाकुर जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि अगर वो नड्डा जी से मिलके आए तो तय मानो कि वो उपराष्ट्रपति नहीं बन रहे हैं। भाई नड्डा जी तो तय नहीं करेंगे ना उपराष्ट्रपति के लिए। क्या जब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति के लिए मिले थे तो क्या नड्डा जी से मिलने गए थे? अमित भाई से मिलने गए थे पहले, उसके बाद पीएम से उनकी मुलाकात हुई थी। तो अगर कल अमित भाई से मिलते तो संभावना बन सकती थी कि कोई नाम पे विचार हो रहा होगा। नड्डा जी के पास गए, इसका मतलब ये कि वो उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। और वैसे भी आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश राय जी बने हुए हैं ऑलरेडी, तो क्या दोनों जनता दल यूनाइटेड को दे दिया जाएगा कि हरिवंश राय भी जनता दल यूनाइटेड के बन गए हैं, अब उपराष्ट्रपति भी उनको बना दिया जाए? ठीक है, बिहार भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है, लेकिन जब प्राथमिकता में था तो भारत रत्न दे दिया गया है। थावरचंद गहलोत की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से आते हैं, दलित, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च बॉडी पार्लियामेंट्री बोर्ड में रह चुके हैं, वो मोदी सरकार में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश से आते हैं, उनका संघ संगठन में अच्छा रहा है। लेकिन मुझे भी उनकी भी संभावना कम नजर आती है थावरचंद गहलोत जी की। और ओम माथुर जी का भी नाम चल रहा है। मुझे किसी भी हालत में नहीं लगता कि ओम माथुर को उपराष्ट्रपति बनाएंगे, किसी भी स्थिति में नहीं बनाएंगे उनको, क्योंकि उनको अगर राज्यपाल बनाना होता, मतलब बहुत कहा जाता है कि भाई मोदी जी अमित शाह जी के करीबी है, तो किसी अच्छे राज्य का राज्यपाल बनाते उन्हें सिक्किम भेजा गया। और अमित भाई से उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मोदी जी के साथ उन्होंने लंबे समय संगठन का काम किया। जब मध्य प्रदेश से ट्यूनिंग अच्छी नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय लंबे समय ओम माथुर जी संगठन के प्रभारी रहे। क्यों खराब किए फिर? पहले यही बताना था आपको जी। सबसे पहले यही ऑपरेटिंग पार्ट बताना चाहिए था आपको। आपको भी नहीं लगता कि इन दोनों नामों में से भी कोई संभावित है? समीर जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन समीर जी की बात में ये मुझे नहीं समझ आया कि वो रामनाथ ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं कि अमित शाह जी से नहीं मिले, या अमित शाह जी रामनाथ ठाकुर जी से नहीं मिले। ये सवाल महत्वपूर्ण है ना। ठीक है सर। किसी के चाहने से थोड़ी मिल जाते हैं अमित शाह जी। ये अगले सज्जन जो है जिनका नाम मिलूंगा, ये क्या चाह रहे हैं ये मुझे बताइएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने क्या स्टेटमेंट दिया? चौंकाने वाला स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि अगला उपराष्ट्रपति जो है वो तेलुगु भाषी होना चाहिए, और ऐसा अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, केंद्र सरकार करती है, तो वो अपने कुछ पापों का प्रायश्चित करेगी। अब ऐसे कौन से पाप किए इनकी नजर में भारतीय जनता पार्टी ने? तो इन्होंने कहा कि पहले तो आपने वेंकैया जी जो थे, वेंकैया जी आंध्रा का थे, तेलुगु भाषी थे, उनको आपने पहले रिटायर कर दिया, तो उनसे इनको नाराजगी है। फिर उन्होंने नाम लिया बंडारू दत्तात्रेय का। इन्होंने कहा बंडारू दत्तात्रेय को पहले मंत्री रहे, फिर आपने गवर्नर बना दिया, फिर आपने उनको रिटायर कर दिया, उनको भी रिटायर कर दिया। तो फिर उन्होंने तो बंडी संजय कुमार का भी नाम लिया
कि वो बीजेपी के अध्यक्ष थे तेलंगाना में, उनको भी आपने हटा दिया। तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने तेलुगु भाषी नेताओं के साथ अन्याय कर रही है और इसीलिए बंडारू दत्तात्रेय को अगर वो बनाती है तो ये इसके पापों का प्रायश्चित होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये नाम आगे बढ़ाए बीजेपी तो मैं भी अपने नेतृत्व से बात करूंगा कि इस नाम पर सहमत हुआ जाए। ये बड़ी बात है। सुनाता हूं का रिजिग्नेशन अब किस लिए किया मुझे पता नहीं, वो अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेलंगाना को देना है, क्योंकि पिछले बार हमारा वेंकैया नायडू था, राष्ट्रपति बनाने के लिए चर्चा हुए, उनका अन्याय किए, वापस भेज दिए दिल्ली से, घर खाली करवा दे के तेलुगु भाषा बोलने वाले को आप घर वापसी कर दी। दत्तात्रेय जब केंद्र मंत्री था, उनका केंद्र मंत्री खींच लेके किशन रेड्डी को दे दिए। हमारा बंडी संजय जी अध्यक्ष था, आज ब्राह्मण रामचंद्र राव को दे दिए। तो साउथ और खासकर तेलंगाना में जितने भी ओबीसी है सबका गल्ला काट दिए एनडीए ने। सो 100 गुण माफ करने के लिए दत्तात्रेय जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो ठीक रहता है। जिनका नाम उन्होंने लिया वो भी बड़े सीनियर आदमी हैं, कोई हर्ज नहीं होगा उसमें किसी को, लेकिन फाइल से हैं। इनको चिंता क्यों हो रही है? सवाल ये कि इनको क्यों चिंता हो रही है कि तेलंगाना, ठीक है आप स्टेट, अपनी स्टेट से आप बनेंगे तो कोई ठीक समझ में आती है बात, लेकिन इतनी शिद्दत से उन्होंने कहा, फिर आगे ये भी कहा है उन्होंने कि मैं भी अपनी लीडरशिप से बात करूंगा। पॉलिटिकल मूव है ये इनकी जो सर समझ में आ रहा है वो शायद ये, अगर आपको ठीक लगे तो बात, कि ये कहीं नायडू साहब पर दबाव बनाना चाहते हैं कि अरे तुम बोलो ना, बिल्कुल बिल्कुल, तुम मांगो ना। ये तेलुगु राजनीति का एक बड़ा पॉलिटिकल मूव है। हाँ। जिसमें तेलंगाना और आंध्र दोनों आते हैं, और तेलंगाना को आगे करके रेवंत रेड्डी ने अपना जो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है, एक तो उसको मजबूत करने की कोशिश की है, और दूसरा जो उनका, मैं अपने नेतृत्व से बात करूंगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए बंडारू दत्तात्रेय का नाम आगे कर दे बीजेपी, और ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को मनाने में कामयाब हो जाए कि भाई कंसेंसस से हो जाए, तो इसका कितना फायदा रेवंत रेड्डी को मिलेगा वहां पर तेलंगाना और आंध्र में। आप सोचिए कि सारा क्रेडिट इनको मिलेगा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का क्रेडिट अमर सिंह लेते रहे कि मैंने बनवाया, हालांकि बीजेपी ने उसमें अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो एपीजे अब्दुल कलाम कैसे बनते, लेकिन अमर सिंह उसका हमेशा क्रेडिट लेते रहे। तो इसलिए ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव है, और अगर बीजेपी नहीं नाम लेगी, बनाएगी, तो भी ये कहेंगे देखिए मैंने तो आगे किया, मैंने बढ़ाया, मैंने सारी बातें की, लेकिन नहीं। चंद्रबाबू नायडू किसी तरह असहज होते हैं क्या इस बयान से? उनके लिए दबाव बनता है ना। आंध्रा और तेलुगु, मतलब तेलंगाना एक ही है, वो अभी डिवाइड हो गया। सबसे बड़े सहयोगी हैं वो एनडीए, और वो सबसे बड़े सहयोगी हैं कि वो वहां पर उसको कर रहे हैं। दूसरा, बीजेपी में भी एक दबाव बनता है कि एक नाम आपने ला दिया, अब उस नाम पर आप प्रेशर बना रहे हैं। और ये तो बहुत हाइपोथेटिकल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी, कांग्रेस जो है उनको सपोर्ट करेगी। वैसे कोई कैंडिडेट हो जाए ऐसा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है भाई, क्योंकि सबको मालूम है अरिथमेटिक तो इनके पास है, आज की राजनीति में नहीं, ऐसे कभी होता ही नहीं। 4 बार उपराष्ट्रपति बने इस आम सहमति से नहीं, लेकिन 4 बार बने, ये तो 18वें हैं, 15वें हैं। अरे इतना है, एक सद्भावना रखने में क्या खराबी है? जिस पद पर इसी वजहों, इन्हीं वजहों से नमस्ते हो गया, आप उस पद पर कह रहे हैं कि सब सर्वानुमति बन जाए। अरे भाई, रेवंत रेड्डी खांटी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कैसे, उनको भी ये पता है। और विनोद जी कह रहे हैं कि उनका बड़ा आंध्र तेलंगाना की राजनीति हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कांग्रेस की राजनीति में क्या होगा, लोग कहेंगे कि एबीवीपी श्रृंखला आदमी है, पुरानी सेटिंग है, इसलिए नाम बढ़ा रहा है, संदेह भी पैदा होगा। तो राजनीति वो भी कर रहे हैं। मैं बंडारू दत्तात्रेय की बात नहीं करता, क्या कोई ऐसा नाम नहीं आ सकता जो कि हो तो बहुत सहमति हो जाए? आपको बात ये करनी चाहिए कि कांग्रेस और विपक्ष कौन कैंडिडेट लेकर आएगा। इसमें कोई संभावना ही नहीं है कि ये इलेक्शन होगा ही होगा। देखिए, 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा कि के.आर. नारायणन जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने तो कांग्रेस न चाहती थी, फिर भी उसने समर्थन किया, है ना। और एपीजे अब्दुल कलाम को भी समर्थन कांग्रेस ने भी किया और बीजेपी ने भी किया, अनाउंस भी किया। सर देखिए, हम बात अभी कर रहे थे, रेवंत रेड्डी ने बंडारू दत्तात्रेय का नाम आगे बढ़ा दिया वीपी पोस्ट के लिए, तो बंडारू जी का जवाब आया, जिसने मेरे बारे में सोचा उसको धन्यवाद। रेवंत रेड्डी को कह रहे हैं जी। देखिए, चंद्रबाबू नायडू पे अगर दबाव आने की बात है तो चंद्रबाबू नायडू तो खुद दबाव बनाएंगे ना। गठबंधन की राजनीति है, उनका भी समर्थन है। वो कहेंगे कि भाई
आप हमारे किसी नेता को आप आंध्र प्रदेश से उपराष्ट्रपति बनाइए, अभी गवर्नर दिया नहीं चंद्रबाबू नायडू का आप इतिहास देखिए ना, अभी गवर्नर बनाया ना, बनाया नहीं तो अभी उपराष्ट्रपति के लिए दबाव डाल सकते हैं। वो किस तरह की राजनीति करते रहे अटल बिहारी जी के समय, वो एनडी के संयोजक रहे, उस समय उन्होंने जीएम बालयोगी को बनवाया था ना, लोकसभा स्पीकर बनवाया था, उसके में राष्ट्रपति बनाने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से उपराष्ट्रपति कृष्ण जो थे उनके लिए पूरी उन्होंने लॉबिंग की थी कि वो किसी भी तरीके से वो राष्ट्रपति बने। कृष्णकांत जी के लिए बड़ा लॉबिंग, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं हुई पार्टी। अदरवाइज कृष्णकांत को तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी, अपना मोबाइल 2 दिन बंद रख लिया था कि उनको आपको राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। उसको लेके बहुत विवाद हुआ था, मतलब गठबंधन टूटने की स्थिति आ गई थी। हालांकि फिर अब्दुल कलाम जी का नाम लेकर आए थे। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो बंडारू दत्तात्रेय के लिए समर्थन देंगे।